बीच में ही रोक देता है। उसी वक्त विक्रम का फोन रिंग करने लगता है। विक्रम अपने फोन को लेकर कार से बाहर चला जाता है। मौके का फायदा उठाकर फना कार से बाहर निकलती है और फिर वो ऑन्टो में बैठकर वहां से चली जाती है। विक्रम कॉल कट कर कार में वापस आता है तो फना जा चुकी थी, जिससे विक्रम का खून खौल जाता है। वो गुस्से से अपनी कार पर एक जोर की किक करता है। बेबी डॉल, अब तुम मेरे सब्र को तोड़ रही हो। वही फना रोते हुए निशु के पास आती है। उसके बाद वो निशु के गले लगकर खुलकर रोती है और सब कुछ बताती है कि विक्रम ने उसके साथ क्या क्या किया। ये सुनकर निशु फना को चुप कराती है। फना निशु के काम पर आ गई थी उससे मिलने के लिए, क्योंकि उसे अभी निशु की बहुत जरूरत थी। उसका ऐसा इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ था। निशु फना को संभालती है और उसके बाद वो दोनों गार्डन में आकर बैठ जाती है। निशु, ये वक्त खत्म क्यों नहीं हो रहा? जल्द से जल्द मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट से आजाद होना है। मैं और नहीं झेल सकती हूँ ये रोज रोज का टॉर्चर और ज्यादती। उसके बाद फना निशु को बताती है रात में कैसा एक्सीडेंट हुआ था उसके साथ, जिसे सुनकर निशु की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो भी तो एक बेबस लड़की है, कुछ नहीं कर सकती अपनी दोस्त के लिए, बस उसके साथ बैठकर आंसू बहा सकती है, क्योंकि उनके सामने जो आदमी है उसका मुकाबला करना इम्पॉसिबल है। निशु फना को देखती है और उसके बाद वो फना को बोलती है कि क्या उसने कुछ खाया। फना निशु को बताती है कि सर ने मुझे जबरदस्ती सूप पिलाया है। निशु फना को चुप कराती है। चुप हो जा बच्चे, इतना रोएगी तो फिर तबीयत खराब हो जाएगी। इतना बेरहम कैसे हो सकता है कोई इंसान? उस आदमी के सीने में दिल नहीं पत्थर है। उसे दिखाई नहीं दे रहा कि तू सिर्फ अभी एक 18 साल की लड़की है। उसके महंगे महंगे गिफ्ट तुझे क्या खरीद सकते हैं? नहीं, तेरे साथ इतना गलत किया और महंगे गिफ्ट देकर सब कुछ भूलने की उम्मीद करता है। बास्टर्ड। निशु जाकर बिल देने लगती है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने कॉफी पी थी। वही फना ऑन्टो का इंतजार करने लगती है। तभी एक आदमी उसके पास आता है और वो फना का हाथ पकड़कर उसे खींचकर रेस्टोरेंट के पीछे ले जाता है। फना जोर जोर से चिल्लाने लगती है। फना डर जाती है। इसी वक्त उस आदमी ने फना के मुंह पर अपना हाथ रख दिया। श! फना का पूरा शरीर कांपने लगता है। हुसन परी, फना को वो आदमी खींचकर रेस्टोरेंट के पीछे ले गया था। फना जोर से चिल्लाती, उससे पहले ही वो फना का मुंह दबा देता है, जिसे फना की आवाज उसके मुंह में ही रह जाती है। हुसन परी। फना अपनी फटी आंखों से सामने खड़े आदमी को देखती है। क्या मैं तुम्हें याद हूँ, हुसनपुरी? ये हमारी तीसरी मुलाकात है। क्या तुम मुझे इतनी जल्दी भूल गई? हमने डांस किया था एक साथ। फना गुस्से से उस आदमी के हाथ पर जोर से काट लेती है। तुम! फना घबराते हुए बोली और वहां से भागने लगती है। तभी वो आदमी फना को पकड़कर वहां पर वॉल से लगा देता है। उसके मुंह को पकड़ लेता है और बोला, हुसन परी, मुझसे दूर मत भाग, तुम्हें देख लेने दो। इतने दिन हो गए हैं। मैं जानता हूँ तुम उदास हो। मैं इसलिए तुम्हारे सामने आया हूँ, क्योंकि तुम्हें इतना हर्ट नहीं देख सकता मैं। फना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। प्लीज मुझे जाने दो। मैंने तुम्हें पकड़ कर नहीं रखा, लेकिन तुम मेरी बात तो सुनो। धीरज ने फना के बालों में हाथ फेरते हुए कहा, डरो मत बच्चे, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तुम्हें कैसे कोई मार सकता है? तुम इतनी प्यारी और खूबसूरत हो, इतनी सॉफ्ट हो तुम। ऐसा बोलते हुए धीरे धीरे फना के हाथों को छुआ और बोला, कोई जानवर ही होगा जो तुम पर हाथ उठा सकता है। तुम प्यार करने लायक हो, मारने लायक नहीं। प्लीज जाने दीजिए मुझे, मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ। फना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में बोलती है, श्श, तुम डर क्यों रही हो? धीरज ने फना के मुलायम से गालों को सहलाते हुए कहा। फना वहां से भागना चाहती थी, लेकिन धीरज की नजर तो फना की भरी हुई आंखों में थी और उसके गाल भी लाल हो गए थे रोने की वजह से। वो छोटा सा खरगोश लग रही थी। इतना ज्यादा डर गई थी वो। धीरज कुछ पल के लिए तो नजर नहीं हटा पाता है फना से। फना ने धीरज को देखते हुए कहा, प्लीज मुझे जाने दीजिए। मैं आपको नहीं जानती हूँ, मुझे नहीं पता कौन हो आप।
तुम्हें मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, भले ही तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन मेरे पास एक ऑफर है। तुम्हें पता है, विक्रम भारद्वाज तुम्हारे लायक नहीं है। वो तुम्हें टॉर्चर करता है, तुम्हें मारता है, उससे सिर्फ मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। फना डरते हुए बोली, प्लीज मुझे जाने दीजिए। तभी धीरज फना को अपनी जेब से एक कॉइन निकालकर दिखाता है और बोला, देखो, ये कॉइन तुम्हारा है, जो मेरे पास ही रह गया था। इसका मतलब जानती हो तुम, हम दोनों का किस्मत कनेक्शन है। फना धीरज के हाथ में अपने कॉइन को देखती है। ये उसका लकी कॉइन था, जो उसकी मम्मी उसे दिया था। वो अपनी जिंदगी से जुड़े हर इम्पोर्टेंट फैसले को इस कॉइन से ही चूज करती थी। वो अपने इस कॉइन की हेल्प से ही आगे बढ़ती थी। उसे लगता था कि हमेशा ये कॉइन उसे गाइड करता है, उसके भले के लिए। फना को अचानक से याद आता है कि वो अपना कॉइन तो खो बैठी थी। इस वजह से वो रोई भी थी और उसने बहुत ढूंढा था इसे, लेकिन ये मिला नहीं था। अब उसे समझ आ रहा था कि ये कॉइन धीरज के पास था। फना अपना वो कॉइन धीरज के हाथ से लेने लगती है तो धीरज अपने हाथों की मुट्ठी बंद कर लेता है। वो फना को कॉइन न देते हुए बोला, मैं ये कॉइन तुम्हें तभी दूंगा जब तुम मेरी बात सुनो। मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ और डोंट अवॉइड मी। मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर आया हूँ क्योंकि तुम जिस आदमी के चुंगल में फंसी हो, एक दिन वो तुम्हें जान से मार देगा। फना धीरज की तरफ देखते हुए रोकर बोली, मैं आपको नहीं जानती। आप कौन है? क्यों मेरी हेल्प करना चाहते हैं? मैं जैसे भी हूँ, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए। आपकी वजह से मैं बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊंगी। फना की आंखों में आंसू देखकर धीरज ने उसको समझाते हुए कहा, तुम मेरी वजह से कोई मुसीबत में नहीं पड़ेगी। मैं तुम्हें जैसा कहता हूँ, तुम ऐसा करो। एक मैं ही हूँ जो तुम्हें विक्रम भारद्वाज के चुंगल से बाहर निकल सकता हूँ। बस तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम मुझे धोखा नहीं दोगी। फना रोते हुए बोली, मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए। प्लीज मुझसे दूर हो जाइए। मेरे इतने नजदीक मत आइए, वरना बर्बाद हो जाएंगे। आप नहीं जानते कि मिस्टर विक्रम भारद्वाज कितने खतरनाक इंसान है। वो मुझे वापस मारेंगे, मुझे टॉर्चर करेंगे। धीरज ने फना को छूने की कोशिश की तो फना ने उसे खुद से दूर करते हुए कहा, प्लीज मत करिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मुझे मेरा कॉइन वापस कर दीजिए। ना ही मैं आपको जानती हूँ और ना ही मुझे आपसे कोई मदद की उम्मीद है। ये मेरी जिंदगी है। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही कि मैं तुम्हारी जिंदगी में आया हूँ? इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। हम दोनों यूं ही नहीं मिले। हमारा मिलना है, इत्तेफाक नहीं है। तुम्हारा कॉइन मेरे पास क्या कर रहा है? तुमने कभी सोचा है कि ये कितना किस्मत कनेक्शन है? धीरज ने फना को अपनी बातों में उलझाते हुए कहा। भोली सी फना धीरज का चेहरा देखने लगती है तो धीरज फना को समझाते हुए बोला, मैं जानता हूं कि तुम अभी डरी हुई हो। हम बाद में बात करेंगे, लेकिन तुम मेरे बारे में विक्रम भारद्वाज को नहीं बताओगी, वरना वो तुम्हारी जान ले लेगा। तुम जानती हो ना कि वो तुम्हें कितना मारता है। फना अपनी स्कर्ट को कसकर पकड़ लेती है। वो धीरज की तरफ देखते हुए मुंह फेर लेती है और धीरज को गुस्से से धक्का देकर वहां से भाग जाती है। वही निशु फना को ढूंढ रही थी, लेकिन उसे नजर नहीं आ रही थी। अचानक से उसे फना रेस्टोरेंट के पीछे से निकलते हुए दिखती है तो वो हैरान हो जाती है और वो उससे सवाल करती कि तू पीछे क्या कर रही थी। उसकी नजर फना की आंखों से बह रहे आंसू पर जाती है। फना, क्या हुआ तुझे? तू इतना घबरा क्यों रही है? फना सीधा निशु के गले लग जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। निशु, प्लीज मुझे यहाँ से ले चल, मुझे बहुत डर लग रहा है। निशु फना को संभालती है। निशु फना को लेकर ऑन्टो में बैठती है और उसके बाद वो फना से कोई भी सवाल नहीं करती है। निशु और फना दोनों घर पहुंचती है। निशु ने फना को बेड पर बैठा दिया और उसे पानी देते हुए बोली, इतना क्यों घबरा रही है? वो देखती है कि फना कांप रही थी। उसके हाथ की उंगलियां पूरी लाल पड़ गई थी और उसकी आंखें रो रो कर सूज गई थीं। आखिर इतनी देर में क्या हो गया कि तू इतना ज्यादा घबरा रही है? तुझे इतना रोना आ रहा है? फना निशु के सीने पर अपना सिर रखते हुए बोली, निशु,
मुझे लगता है ना कि मैं बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ चुकी हूँ। मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। क्या हुआ है फना? रिलैक्स। पहले तू गहरी सांस ले। तुझे हिचकी आ रही है। इतना ज्यादा कौन घबराता है? फना निशु को सब कुछ बता देती है जो उसके साथ हुआ था रेस्टोरेंट के पीछे, जिससे निशु का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो हैरान हो जाती है। तूने उस आदमी को खींचकर थप्पड़ क्यों नहीं मारा? अब ये कौन आ गया तेरी जिंदगी में? एक मुसीबत कम थी जो दूसरी आ चुकी है मुझे, तो कभी कभी लगता है कि तू मुसीबत को अट्रैक्ट करने के लिए कोई मैग्नेट है। अगर सर को पता चल गया तो वो मुझे जान से मार देंगे। तुझे पता है, उन्होंने मुझे वार्निंग दी थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर मैं किसी और आदमी के साथ में दिख गई तो वो मेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। निशु, मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है। सर को पता तो नहीं चल जाएगा ना? उन्हें हमेशा पता चल जाता है और फिर वो मुझे बहुत मारते हैं। उन्होंने कल रात भी मुझे मारा था। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। निशु फना की हालत देखकर इमोशनल हो जाती है। वो फना को हक कर लेती है। रिलैक्स, कुछ नहीं करेगा कोई तुझे। आज कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं एक रखैल हूँ। मुझे उस आदमी के बिस्तर पर जाना ही होगा और मैं ये भी जानती हूँ कि रोज रात की तरह वो मुझे टॉर्चर करेगा और फिर वो मुझे मारेगा। फिर वो मेरे साथ वही सुलूक करेगा और मेरी बेइज्जती करेगा। मुझे मेरी औकात याद दिलाएगा और मुझे नीचे दिखाएगा। निशु फना के लिए कुछ भी नहीं कर सकती। वो खामोश हो जाती है। रात का वक्त रात के 11 बजे गए थे। विक्रम सोफे पर बैठा हुआ था, शर्टलेस। उसके हाथ में सिगरेट थी। विक्रम किसी राजा की तरह बैठ डोर को घूर रहा था और तभी डोर ओपन होता है और फना अंदर आती है। फना की नजर विक्रम पर जाती है। फना विक्रम से नजरें नहीं मिलाती है और अंदर आने के बाद वो अपने कपड़े उतारना शुरू कर देती है। फना ने अपने पूरे कपड़े उतार दिए थे और वो अपने बालों का जुड़ा बना लेती है। फना चलकर विक्रम के पास आती है और बिना कपड़ों के उसके सामने खड़ी हो जाती है। विक्रम फना की हर हरकत को नोटिस कर रहा था। विक्रम के होठों पर डेविल स्माइल आ जाती है। वो अपने हाथ में पकड़ी सिगरेट को देखने लगता है। विक्रम फना के बदन को ऊपर से नीचे तक एनालाइज करता है। उसके बाद बिना कुछ बोले वो फना की कमर में अपना हाथ डालता है और उसे अपने करीब कर लेता है। विक्रम की छुवन से फना कांप जाती है। विक्रम फना के उभारों पर अपने होंठ रखते हुए बोला, वेरी गुड, बी अ नाइस बेबी डॉल। विक्रम फना को बहुत तेज से बाइट करता है, जिससे फना की चीख निकल जाती है। तुम अपने टाइम पर आ गई। फना विक्रम से दूर हो जाती है और उसके बाद वो जाकर बेड पर लेट जाती है। फना वापस से अपनी पोजीशन लेती है। विक्रम फना को ऑब्जर्व करता है और उसकी आंखें तीखी हो जाती है। विक्रम सोफे से उठता है और उसके बाद वो बेड पर आ जाता है और अपनी पैंट रिमूव कर बेड के नीचे फेंक देता है। विक्रम फना की कमर पकड़ता है और उसे अपनी आगोश में भर लेता है। आहा! विक्रम फना के साथ बिल्कुल भी नरम नहीं था, बल्कि वो वाइल्ड था। इतना रूड था कि फना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन फिर भी फना आंखें बंद करके ये सब कुछ बर्दाश्त करती है। वो अपने होठों को दबाकर काटने लगती है। उसने ब्लैंकेट को जोर से पकड़ लिया। विक्रम फना की बैक पर अपने हाथों को रखता है और उसे प्रेस करने लगता है। आह! विक्रम ने फना को एकदम से पलट दिया और उसके पैरों को अपने हाथों में लेते हुए उसके ऊपर झुक गया और उसके होठों के खिलाफ कहा, मोटू बेबी डॉल, तुम समझदार हो गई हो। अपनी जगह और अपनी हैसियत तुम्हें अच्छे से पता है कि ये सिर्फ बिस्तर तक सीमित है। जानबूझकर विक्रम फना को कड़वे शब्द बोलता है, जिससे फना की आंखों के कोने बहते हुए ही उसके होंठ कांपने लगते हैं। कमरे में कराहने की आवाज जोरों से बढ़ती जा रही थी। कोई भी कमरे का माहौल देखकर शर्म से पानी पानी हो सकता था। फना थक कर बेड पर बेजान सी हो जाती है, लेकिन विक्रम उसे नहीं छोड़ रहा था। विक्रम उससे किसी चीज का बदला ले रहा था। ऐसे ट्रीट कर रहा था जैसे वो कोई गंदी चीज हो। वो उससे दूर भी नहीं जा रहा था, लेकिन उसे स्पेशल फील भी नहीं कर रहा था। न जाने ये सिलसिला कब जाकर खत्म होता है। फना को काफी ज्यादा पेन होने की वजह से नींद नहीं आ रही थी। फना विक्रम के ऊपर ही सो रही थी।
इतनी हिम्मत भी नहीं थी उसके अंदर कि वो उठकर दूसरी तरफ लेट जाए। वहीं विक्रम के हाथ तो फना के बालों में थे। फना और विक्रम के बीच में एक बार भी बात नहीं हुई थी और ये चीज ही तो विक्रम का दिमाग खराब करने में लगी हुई थी। लेकिन विक्रम भी फना से कुछ बोलता नहीं है और ऐसे ही 5 दिन निकल जाते हैं। फना और विक्रम के बीच में बिल्कुल भी बात नहीं होती। रोज रात ये सिलसिला चल रहा था। फना विक्रम के पास आती, वो दोनों फिजिकल होते और उसके बाद सो जाते। विक्रम का बिहेवियर फना के प्रति ठंड हो गया था, जिससे फना भी अब इस रिलेशनशिप को प्रोफेशनली हैंडल कर रही थी। फना विक्रम के साथ आज 5 दिन बाद जब फिजिकल होती है तो वो बेड से उठ जाती है। उसके बाद वो बाथरूम से थोड़ी देर बाद बाहर आती है। उसके बाद अपने कपड़े पहनती है और वहां से जाने लग जाती है। वहीं विक्रम बेड पर जो बैठा हुआ था, वो सिगरेट के कश भरते हुए फना को देखने लगता है। फना को जाते हुए देखकर विक्रम ने अपनी गरजती हुई आवाज में कहा, खबरदार, कमरे से एक कदम भी बाहर रखा तो रात मेरी होती है तुम्हारे साथ। तुम्हें पता है ना, इसके लिए मैं तुम्हें पैसे देता हूँ। खरीदी हुई एक चीज हो तुम मेरे लिए। मुझे बिस्तर में तुम्हारी जरूरत दोबारा पड़ सकती है। ये सुनकर फना विक्रम की तरफ पलट कर देखते हुए सिर्फ एक शब्द कहती है, लेकिन आप अभी थोड़ी देर पहले ही मेरे साथ फिजिकल हो चुके हैं। तो क्या मैं तुमसे दोबारा पूछकर फिजिकल होऊंगा? मेरा मन दोबारा तुम्हें खाने का कर रहा है। क्रेविंग हो रही है मुझे। मेरे पास आओ और अपना काम करो। विक्रम फना को बेइज्जत करने वाले लहजे में बोलता है, जिससे फना विक्रम की आंखों में एक बार देखती है और फिर वो वापस चलकर विक्रम के पास आती है और वो सिलसिला दोबारा शुरू हो जाता है। विक्रम फना के साथ कठोर होता जा रहा था। फना के साथ उसने भी फना को बेबी डॉल बोलना बंद कर दिया था। फना भी विक्रम से तभी बात करती थी जब विक्रम उसे बुलाता था। विक्रम का ऑरा बेहद ठंड हो चुका था कि वो अपने ऑफिस के लोगों को भी अब बहुत गुस्से में देखता था और उनके साथ बदतमीजी करता था। विक्रम तो पहले से ही डेंजरस था। उसके लोग भी उसके अड्डे पर डरने लगे थे। तभी एक रात विक्रम बार क्लब में जाता है और वह वहां पर मौजूद लड़कियों को डांस करते हुए देखता है, जिनके कपड़े आधे अधूरे थे। लेकिन विक्रम ड्रिंक करते हुए सिर्फ और सिर्फ अपनी बेबी डॉल को याद कर रहा था। उसकी बेबी डॉल ने उससे बात करना बंद कर दिया था, जिससे विक्रम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया था। विक्रम पार्क क्लब में बैठा हुआ था और उसके सामने आइटम गर्ल्स डांस कर रही थी। विक्रम एक के बाद एक ड्रिंक की गिलास खत्म कर रहा था। विक्रम भले ही उन गर्ल्स को देख रहा था, लेकिन उसके दिमाग में तो फना ही छाई हुई थी। फना का उसे अवॉइड करना, उसे बातें करना बंद कर देना, फना का मुरझाया हुआ चेहरा, उसकी आंखों में नमी अंदर ही अंदर विक्रम को खा रही थी। विक्रम इतनी ज्यादा ड्रिंक कर लेता है कि उसे अब आइटम गर्ल को देखकर फना की बहुत याद आने लगती है। एक आइटम गर्ल की हाइट फना जितनी थी। विक्रम अपनी जगह से खड़ा होता है और वो चलकर उस आइटम गर्ल के पास जाता है और उसकी कमर पर हाथ रखता है। वो आइटम गर्ल घबरा जाती है, लेकिन विक्रम को देखकर उसके होठों पर तिरछी स्माइल आ जाती है। वो विक्रम की गर्दन में अपनी बाहें डाल देती है। वही विक्रम उस आइटम गर्ल के चेहरे में अपनी फना को देख रहा था, उसकी बेबी डॉल को। उस आइटम गर्ल के चेहरे में विक्रम को अपनी बेबी डॉल दिखाई दे रही थी। विक्रम उसके चेहरे के करीब झुक जाता है और बोला, बेबी डॉल, क्या हुआ है तुम्हें? तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? मुझसे नजर क्यों फेर लेती हो? बेबी डॉल! विक्रम अपनी बेबी डॉल से शिकायत कर रहा था। तुम मुझे गुस्सा दिलाती हो बेबी डॉल। अभी भी तुम इतनी खामोश क्यों हो? वो आइटम गर्ल विक्रम को इतने गुस्से में देखकर डर डर जाती है और वहां से भागने लगती है। विक्रम उस आइटम गर्ल का हाथ पकड़कर मोड़ देता है और उसकी पीठ से लगाते हुए बोला, बेबी डॉल, डोंट मूव, मुझसे दूर भगाने की कोशिश मत करो, वरना तुम्हारे पैर तोड़ दूंगा। आह! आइटम गर्ल जोर से चिल्लाती है और उसके साथ डांस कर रही सारी आइटम गर्ल्स भाग जाती हैं। विक्रम इतने नशे में था कि वो लड़खड़ा रहा था। विक्रम कभी भी इतनी ओवर ड्रिंक नहीं करता था। विक्रांत जल्दी से विक्रम के पास आता है और अपने बॉस को उस लड़की से दूर करते हुए बोला, बॉस, होश में आइए, ये आपकी गुड़िया नहीं है।
नहीं, ये मेरी ही गुड़िया है। मेरी गुड़िया मुझसे नाराज हो गई है। वो मुझसे बात नहीं कर रही। विक्रांत ने विक्रम को देखते हुए कहा, बॉस, उसे छोड़ दीजिए। विक्रम जैसे ही उसे आइटम गर्ल को छोड़ता है, वो भाग जाती है। विक्रांत विक्रम को लेकर क्लब से बाहर आता है। आज से पहले उसके बॉस ने कभी अपना आपा ऐसे नहीं खोया। विक्रांत जानता था कि उसके बॉस और उनकी गुड़िया के बीच में उनके रिलेशनशिप कुछ ठीक नहीं चल रहा, जिस वजह से उसका बॉस टेंशन में रहता है और वो आजकल बहुत गुस्सा करता है। मेरी बेबी डॉल मुझसे नाराज हो गई है। विक्रम बार बार एक ही शब्द को रिपीट कर रहा था। विक्रांत अपने बॉस को कार में बैठाता है और देखता है कि विक्रम अपने फोन को निकालकर उसमें फना की फोटो को किस करते हुए बोला, बेबी डॉल, मुझसे बात करो ना, तुम ऐसे क्यों इग्नोर करती हो मुझे? विक्रांत कार ड्राइव करते हुए सोचता है कि एक 18 साल की लड़की ने उसके बॉस के दिमाग को पूरी तरीके से अपनी कब्जे में कर लिया है। उसका बॉस अब उसके सिवा कुछ सोचता ही नहीं है। विक्रम का इतनी ओवर ड्रिंक करना उसके लिए घातक साबित हो सकता है। अगर उसकी इस सिचुएशन का फायदा उठाकर विक्रम के ऊपर हमला कर दे उनके राइवल्स, तो विक्रम को बचाना मुश्किल हो जाता। विक्रांत की ड्यूटी थी विक्रम को घर छोड़ना। वो अपने बॉस को घर छोड़ता है। विक्रम कार से लड़खड़ते हुए कदमों से बाहर आता है। उसके बाद वो अपने महल के अंदर जाने लगा। विक्रम डायरेक्ट कमरे में पहुंचता है। विक्रम बेड की तरफ देखता है। वो अपने कदम बेड की तरफ बढ़ाने लगता है। उसकी नजर बेड पर लेटी हुई उस कोमल और नाजुक सी डाल पर जाती है। फना बेड पर सो रही थी। उसके बदन पर इस वक्त कोई कपड़ा नहीं था, क्योंकि विक्रम का वेट करते हुए उसे नींद आ गई थी। विक्रम फना के ऊपर झुक जाता है और एकदम से लड़खड़ाकर उसके ऊपर धम से गिर जाता है, जिससे फना की चीख निकल जाती है और वो डर के मारे उठ जाती है। फना देखती है कि उसके ऊपर विक्रम गिरा हुआ है। फना को अपनी चेस्ट में इतना पेन होता है कि वो उठकर बैठ जाती है। विक्रम फना को अपनी बाहों में भरते हुए बोला, बेबी डॉल, क्या हुआ है तुम्हें? मुझसे बात क्यों नहीं करती? फना समझ जाती है कि विक्रम बहुत ड्रिंक करके आया है, क्योंकि विक्रम की पूरी बॉडी से अल्कोहल की स्मेल आ रही थी। फना अपनी नाक बंद लेती है। फना विक्रम से दूर हो जाती है। तभी विक्रम उठकर बैठ जाता है। वो फना को अपने पास खींच लेता है। मोटू बेबी डॉल, मेरा प्यारा सा बच्चा। विक्रम फना को अपनी गोद में बिठा लेता है और उसके सर को सहलाते हुए बोला, क्या मेरी मोटकी ने खाना खाया? फना विक्रम से दूर जाने लगती है, तो विक्रम उसे और कसकर अपनी बाहों में भर लेता है। वो फना के होठों को अपने होठों से बस छूकर पीछे हो जाता है। मेरा बच्चा, क्यों मुझसे इतना गुस्सा हो गया है? क्यों मेरा मोटू मुझसे बात नहीं कर रहा है? इतना गुस्सा हो गई तुम? विक्रम ने तड़प कर कहा। वो फना के बालों को खोल देता है, क्योंकि फना ने अपने बालों का बन बना रखा था। फना विक्रम का ये अनोखा सा बिहेवियर देखकर हैरान हो जाती है। वो समझ जाती है कि विक्रम ड्रिंक करके आया है, इस वजह से वो बहकी बहकी बातें कर रहा है। तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? विक्रम ने तड़प कर कहा। मुझसे बातें करो, मैं तुम्हारी हर बकवास सुनने के लिए तैयार हूँ। कल क्या हुआ तुम्हारे साथ? हमें बहुत सारी बातें करनी है। 1 महीना होने को आ गया, लेकिन हमने बिल्कुल भी बातें नहीं करी है। बताओ मुझे, तुमने कल क्या खाया था? तुमने परसों क्या खाया था? और उससे पहले क्या खाया था तुमने? मेरा मोटू, कमजोर हो गया मेरा बच्चा। विक्रम फना के गालों को हल्का सा सहलाता है। वो फना को बच्चों की तरह लाड़ प्यार कर रहा था, उसे दुलार रहा था, जिसे फना की आंखें फटी की फटी रह गई थीं और वो विक्रम को हैरानी से देख रही थी। क्या ये सच में उसका बॉस है या कोई बहरूपिया? क्योंकि विक्रम ने उस पर कभी इतना प्यार नहीं लुटाया था। विक्रम फना के पैरों को अपनी कमर पर होल्ड कर लेता है। उसके बाद वो उसे अपने करीब करते हुए उसके चेहरे के और नजदीक आ जाता है। मुझसे करो ना बातें। क्या किया मेरी बेबी डॉल ने आज? तुम्हें वो फोन पसंद नहीं आया तो मैं तुम्हारे लिए नया ले लेता हूँ। अगर तुम चाहो तो हम फोन की कंपनी भी ले सकते हैं। मैं वो तुम्हारे नाम कर दूंगा। मेरी बेबी डॉल को गिफ्ट पसंद नहीं आए तो वो नहीं भी ले सकती है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, फना ने धीरे से बिना किसी भाव के कहा।
पर विक्रम ने तड़प कर फना को अपने नजदीक किया और फिर बोला, तुम्हारे हाथ में रिंग भी नहीं है। तुमने जानबूझकर वो रिंग निकालकर बेड पर रख दी थी ना, ताकि मैं उसे देखकर भड़क जाऊं। मुझे आपसे जुड़ी कोई चीज नहीं चाहिए। फना ने अपनी आंखों में आंसू लिए कहा। विक्रम फना को अपने ओर नजदीक करता है और उसकी बैक को सहलाते हुए बोला, मेरा बच्चा, क्यों इतना गुस्सा हो गया है? मुझसे बात क्यों नहीं करता वो? मुझसे बातें करो ना, करो मुझसे बातें। विक्रम बार बार एक ही शब्द को रिपीट कर रहा था कि मुझसे बातें करो। तुम मुझे शेयर करो अपनी फीलिंग, जैसे पहले किया करती थी। तुम मुझसे उठ पटांग बातें करती थी। अब तुम बिल्कुल भी मुझसे बातें नहीं करती हो। विक्रम बच्चों की तरह जिद करने लगता है। वो इतने नशे में था कि वो फना के चेहरे को अपने हाथों में भर लेता है और उसे अपने और नजदीक करते हुए बोला, मेरे साथ लड़ाई करो, मुझसे नाराजगी जताओ। सर, आपने मुझे वो हक नहीं दिया है। फना ने विक्रम को खुद से दूर करते हुए कहा, हमारा रिलेशनशिप प्रोफेशनल है, प्लीज आप जल्दी से मेरे साथ इंटरकोर्स करिए और फिर मैं यहाँ से जाऊं, मुझे ठंड लग रही है। विक्रम गुस्से से फना के बाल पकड़कर खींचने लगता है। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? मुझसे बात करो। बच्चों की तरह मुंह फुलाकर बैठी हो तुम। इतने दिन हो गए हैं। मुझे नहीं करना तुम्हारे साथ कुछ। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी बॉडी। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है? तुम मुझे तड़पा रही हो। विक्रम कांपने लगता है और उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। फना विक्रम के चेहरे को देखते हुए बोली, सर प्लीज। ऐसा बोलकर फना अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। अगर आप मेरे साथ कुछ नहीं करना चाहते हैं तो मैं यहाँ से जाना चाहूंगी। मेरा आज का काम खत्म हो गया है। जस्ट शट अप। कहीं नहीं जाओगी तुम। मेरी बाहों में रहोगी और मुझसे आज पूरी रात बातें करोगी। सिर्फ और सिर्फ बातें। समझी तुम? मुझे नहीं करनी आपसे बात, फना धीरे से बोली। विक्रम फना को जोर से डांटता है। क्यों नहीं करनी तुम्हें मुझसे बात? मुझ में कांटे लगे हैं। किसके पास जाना चाहती हो इतनी रात को? किसकी बाहों में तुम्हें सुकून मिलने लगा है? तभी विक्रम के गुस्से को देखकर फना डर जाती थी और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। प्लीज सर, मुझे जाने दीजिए, मुझे आपसे डर लगता है। आप मुझे फिर से मारोगे। जब मैं आपसे अपनी फीलिंग शेयर करती हूँ तो आप मुझे मारते हो। आप मुझे बहुत ज्यादा डांटते हो और टॉर्चर करते हो। तभी विक्रम फना के गाल को सहलाते हुए बोला, चुप हो जा मेरा बच्चा। मैं तुम्हें क्यों मारूंगा? मैं कुछ नहीं करूंगा अपने मोटे बच्चे को। मेरा मोटू तो क्यूट है। मैं नहीं मारूंगा तुम्हें। सॉरी मेरा बच्चा। तुम्हें डर लगता है ना मुझसे? विक्रम नशे में फना से जो शब्द बोलता है उससे फना हैरान हो जाती है कि विक्रम ने उसे सॉरी बोला। फना की आंखों से आंसू बह रहे थे क्योंकि उसे विक्रम के बॉडी से परफ्यूम की स्मेल आ रही थी। वो लेडी परफ्यूम था और साफ पता चल रहा था कि विक्रम बाहर गया था और वहां पर वो आइटम गर्ल्स के साथ न जाने क्या कर रहा था, क्योंकि विक्रम की बॉडी से वहां के माहौल की खुशबू आ रही थी। आइटम गर्ल्स जो परफ्यूम और मेकअप यूज करती है, इसकी स्मेल फना जानती थी क्योंकि उनके बीच में उसने कई दिन बिताए हैं। फना विक्रम के चेहरे को देखती है। फना सोचने लग जाती है कि वो रोज रात विक्रम के पास आती है। उसके बाद भी विक्रम को आइटम गर्ल्स की जरूरत पड़ रही है। क्यों रो रहा है मेरा बच्चा? विक्रम फना के मोटे मोटे गालों से आंसू साफ करता है और उसकी आंखों को चूम लेता है। विक्रम फना के पेट पर अपना हाथ रखते हुए उसकी चर्बी को छूता है और बोला, हम मोटू, तुम अपना डाइट फॉलो नहीं कर रही ना, इसलिए पतली हो गई हो। मुझे आपसे जुड़ी हुई कोई चीज नहीं चाहिए। फना विक्रम को मना करते हुए बोली। विक्रम फना को अपने और करीब करता है और उसके गालों को चूमते हुए बोला, इतना गुस्सा? हम मोटू। विक्रम अपनी बेबी डॉल को मनाने की पूरी कोशिश कर रहा था, नशे में। फना ने विक्रम की आंखों में देखते हुए बोली, आपने मुझे ये हक नहीं दिया है कि मैं आपसे गुस्सा हो सकूं। प्लीज मुझे जाने दीजिए। मुझे इम्पोर्टेंट काम है। आप नशे में हैं। अगर आप कुछ नहीं करना चाहते हैं तो मैं यहाँ से जाना चाहूंगी। बेबी डॉल, तुम फिर मुझे इग्नोर कर रही हो। क्या हुआ है तुम्हें मेरे बच्चे? मुझसे इतना गुस्सा क्यों हो गई हो? अगर मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे माफ कर दो। फना जानती थी कि विक्रम उससे माफी सिर्फ इसलिए मांग रहा है क्योंकि वो नशे में है।
कल सुबह वो फिर से वैसा ही हो जाएगा। उसे पर चिल्लाएगा और गुस्सा करेगा। फना विक्रम से दूर हो जाती है, लेकिन विक्रम वापस उसकी थाइस को पकड़ लेता है। नो मोटू, तुम मुझसे बातें करोगी, समझी तुम? आज हम इंटरकोर्स नहीं करेंगे। फना का रोना निकल जाता है। उसके होंठ कांपने लगते हैं। विक्रम फना को हक कर लेता है और उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोला, आज सिर्फ बातें होंगी। नहीं करनी मुझे बात, बस मुझे यहाँ से जाने दीजिए। फना रोते हुए बोली, क्यों मोटू, मेरा मोटू बच्चा रोज रोता है। विक्रम ने फना को दुलारते हुए कहा, आप मुझे रोज रुलाते हो सर, इसलिए मैं रोती हूँ। आपको अगर मेरे साथ कुछ करना है तो प्लीज जल्दी कर लीजिए। मैं आपके और करीब नहीं रहना चाहती। मुझे आपकी बॉडी से बैड स्मेल आ रही है। क्यों बेबी डॉल, क्या मैं तुम्हें इतना बुरा लगता हूँ? मैंने तुम्हें मारा, इस वजह से मुझसे बात करना बंद कर दिया ना तुमने। मेरा कोई भी गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं कर रही तुम। सर, मैंने कहा ना आपको कि आपसे जुड़ी मुझे कोई चीज नहीं चाहिए। प्लीज मुझे यहाँ से जाने दीजिए। अगर एक और बार तुमने यहाँ से जाने की बात की तो मैं तुम्हारा सर इस गड्ढे में दबा दूंगा, समझी तुम? फना डर जाती है और विक्रम फना को लेकर बिस्तर पर लेट जाता है। उसकी चेस्ट पर सिर रखते हुए बोला, कितने दिन हो गए हैं, चैन से नींद भी नहीं आई है मुझे। हम मोटू, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। इतना बेचैन कभी किसी के लिए नहीं हुआ हूं मैं। नशे में बड़बड़ाते हुए विक्रम को फना सुन रही थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। फना के होंठ कांप रहे थे। विक्रम फना को बच्चों की तरह लाड़ प्यार कर रहा था, जिससे फना भी इमोशनल हो जाती और रोना शुरू कर देती है। विक्रम फना को अपने ऊपर खींच लेता है। उसके बाद उसके पैरों को अपने पैरों में उलझाते हुए उसकी गर्दन और पीठ पर अपनी उंगलियां चलाने लगता है। तुमने कल क्या खाया, बेबी डॉल? तुम अगर ये नहीं बताना चाहती तो मुझे ये बताओ कि होटल में सब तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव कर रहे हैं ना? कोई तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा? लेकिन फना विक्रम के एक भी सवाल का जवाब नहीं देती है, जिससे विक्रम का खून खौल जाता है और वो झटके से फना को पलट देता है और उसके शोल्डर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए अपने एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोला, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या? मैंने कहा, मुझसे बात करो, चलो मुझसे बात करो। फना अपना मुंह फेर लेती है, लेकिन विक्रम से बिल्कुल भी बात नहीं करती है। फना को विक्रम की बॉडी से लेडीज परफ्यूम की स्मेल आने से पता चल चुका था कि विक्रम किसी और के साथ था। उसके बाद फना विक्रम के करीब भी नहीं रहना चाहती थी, लेकिन विक्रम उसे जाने नहीं दे रहा था। उसको बहुत बुरा लग रहा था और उसे बहुत गंदा महसूस हो रहा था। फना विक्रम की आंखों में देखती है और उसके चेस्ट पर अपना हाथ रखते हुए उसे खुद से दूर कर देती है। प्लीज सर, मुझे जाने दे, हम कल सुबह बात करेंगे। अभी आप सो जाइए। लेकिन विक्रम फना को टाइटली हक कर लेता है और उसके होठों को चूमते हुए बोला, मैं आज रात भर नहीं सोऊंगा और ना ही तुम सोओगी, हम सिर्फ बातें करेंगे। विक्रम पागल हो रहा था। उसका ये फितूर फना को कुछ समझ नहीं आ रहा था। विक्रम बार बार अपने एक ही शब्द को रिपीट कर रहा था। वो फना से बात करने के लिए उसे फोर्स कर रहा था। विक्रम का ऑब्सेशन था फना से बात करना। विक्रम बेड से उठ जाता है और उसके बाद वो अलमारी के अंदर से एक ओल्ड अल्कोहल की बोतल निकालता है जो कि बहुत पुरानी थी। विक्रम उस बोतल को फना को दिखाते हुए बोला, इसे ड्रिंक करोगी तुम? हम आज कुछ बातें करेंगे। मुझे ड्रिंक नहीं करनी, मैं इसे नहीं पीती। हाँ, तुम इसे नहीं पीती, लेकिन मेरा खून रोज पीती हो। मेरा खून पीना तुम्हारी फेवरेट ड्रिंक जो है। फना उठकर धीरे से बैठ जाती है। विक्रम अल्कोहल की बोतल को अपने मुंह से लगाकर एक सांस में आधी बोतल खाली कर देता है। तभी फना बेड से खड़ी होकर विक्रम को रोकते हुए बोली, सर, आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा ड्रिंक कर चुके हैं। आप अपने होश में नहीं हैं। प्लीज मत करिए ड्रिंक। फना विक्रम के हाथ से ड्रिंक की बोतल छीन लेती है और उसे टेबल पर रख देती है। वो विक्रम का हाथ पकड़कर उसे बेड के पास लाती है। तभी विक्रम फना के बालों में अपना हाथ घुमाते हुए उसके पूरे बदन को स्मेल करने लगता है। मुझे सिगरेट का इतना नशा नहीं है जितना तुम्हारा। मैं सिगरेट की बिना रह सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे बिना नहीं बेबी डॉल।
तुम मेरा ऑब्सेशन हो, मेरा एडिक्शन हो। विक्रम अजीब तरीके से हंसने लगता है और फना को अपने नीचे दबा लेता है। आह, मुझे म्यूजिक बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन तुम्हारे मुंह से ये सिसकियां की आवाजें, तुम्हारी मदहोश आहें और दर्द से कराहना मेरे कान में मधुर संगीत की तरह गूंजती हैं। इन्हें सुनकर सोने की आदत हो गई है। फना विक्रम के नीचे दब गई थी। विक्रम नशे में बहुत कुछ बड़बड़ा रहा था, जिसे सुनकर फना हैरान हो गई थी। विक्रम के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर कहीं वो सपना तो नहीं देख रही। विक्रम फना के होठों को चूमने लगता है। फना विक्रम के नीचे दब गई थी। विक्रम पीछे हट जाता है। फना विक्रम के चेहरे को देखती है। विक्रम के चेहरे पर स्माइल थी। विक्रम फना की आंखों में टुकुर टुकुर देखते हुए बालों को सहलाते हुए बोला, मेरा मोटू बच्चा दब गया। फना कुछ भी नहीं बोलती, लेकिन वाकई में वो विक्रम के नीचे दब गई थी। विक्रम बहुत भारी था। विक्रम फना के होठों की तारीफ करते हुए बोला, इनकी शेप कितनी प्यारी है, बिल्कुल मेरे मोटू की तरह। विक्रम धीरे धीरे अपना हाथ फना के बालों से नीचे ले जाता है और फिर उसके वर्टिकल लिप्स को टच करते हुए बोला, इनकी भी शेप परफेक्ट है, जिससे फना के गाल लाल हो जाते हैं। विक्रम फना को कांपते हुए देखता है। मेरे मोटू को ठंड लग रही है। फना अभी भी विक्रम से बिल्कुल बात नहीं करती है। विक्रम उठकर बैठ जाता है और उसके बाद वो अपने लड़खड़ाते हुए कदमों से अलमीरा के पास जाने लगता है। तभी विक्रम धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर फना जोर जोर से फूट फूट कर हंसने लगती है, क्योंकि जिस तरीके से विक्रम गिरा था वो पोजीशन बहुत अनाइंग थी। विक्रम उठकर बैठ जाता है। फना जल्दी से अपने मुंह पर हाथ रख लेती है, क्योंकि वो डर गई थी। फना की आंखों में आंसू आ जाते हैं दूसरे ही पल, क्योंकि विक्रम के फेस के भाव खतरनाक लग रहे थे। विक्रम अपनी जगह से खड़ा होता है। विक्रम अलमारी की तरफ जाता है। उसके अंदर से फना के साइज के कपड़े निकलता है और फिर बोला, मोटू बच्चा, इतनी ठंड में तुम बिना कपड़ों के कैसे सो सकती हो? विक्रम फना को कपड़े पहनाने लगता है। वो उसे बेड पर लेटाते हुए उसके शर्ट के बटन बंद करता है और फिर विक्रम फना के प्राइवेट कपड़े को पहनाते हुए उसके थाइस पर किस कर देता है। विक्रम के किस से फना कांप जाती है। वही विक्रम फना की पीठ पर भी किस करता है, जिससे फना दंग रह जाती है और वो जल्दी से अपने पैरों को पीछे खींच लेती है। ऐसा मत करिए सर, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। फना धीरे से बुदबुदाई। विक्रम फना को अपने पास खींच लेता है और फिर उसे उठाते हुए बोला, मेरा मोटू, मुझसे शर्मिंदा क्यों होगा? ऐसा कुछ है जो मैंने अपने मोटू का नहीं देखा। तुम्हारी बॉडी पर कितने बाल है, मैं ये भी जानता हूँ। ये सुनकर फना एक बार फिर से लाल हो जाती है। विक्रम फना का हाथ पकड़कर कमरे से बाहर ले जाते हुए बोला, हम दोनों बातें करते हैं, आज की रात सिर्फ बातें होंगी। मेरा मोटू मुझसे इतने दिनों तक गुस्सा हो गया था। वही फना विक्रम को हैरानी से देखती है। विक्रम का ऐसा रूप तो फना ने इमेजिन भी नहीं किया था। वो जानती थी कि सुबह होते ही विक्रम ये सब कुछ भूल जाएगा और वापस से उसे टॉर्चर करेगा और उस पर गुस्सा करेगा। विक्रम का काम था ये करना। नशे में इंसान कितना बदल जाता है, क्योंकि विक्रम कभी उसे रिस्पेक्ट नहीं देता था। उसे हमेशा उसकी औकात याद दिलाता है। विक्रम फना को लेकर बाहर आता है। वो दोनों गार्डन में आ जाते हैं। इतनी रात हो गई थी और फना को ठंड लगने लगती है, तो विक्रम उसे अपने सीने से लगा लेता है। क्या हुआ मेरे मोटू बच्चे को? विक्रम ने फना को अपनी गोद में उठाते हुए कहा। विक्रम ने फना को बच्चों की तरह उठा रखा था। फना भी विक्रम को पकड़ लेती है। विक्रम फना को लेकर झूले पर बैठ जाता है। तुम्हें झूला झूलना बहुत पसंद है ना? अभी तक नाराज है मेरा बच्चा, कुछ खाओगी तुम? मैं तुम्हारे लिए बना दूं। विक्रम फना के होठों को धीरे से चूम कर बोला। फना अपना सर ना में हिला देती है। आज तक विक्रम ने कभी उसे इतनी रिस्पेक्ट नहीं दी। फना की आंखों में कुछ सोचकर आंसू आ जाते हैं। जब विक्रम उसे मारता है तब वो हैवान बन जाता है, और जब विक्रम बिस्तर में होता है तो फना रोना शुरू कर दे, चाहे चिल्ला ले लो ले। लेकिन विक्रम उसे जब तक नहीं छोड़ता जब तक कि फना टूट नहीं जाती,
और आज अचानक से विक्रम ऐसा बदल गया है सिर्फ और सिर्फ नशे में। फना को ये सब फरेब लग रहा था, उसे झूठ लग रहा था, उसे रोना आने लगता है। विक्रम फना को जब रोते हुए देखता है तो वो उसे हग कर लेता है। अब क्यों रो रहा है मेरा मोटू? फना विक्रम को देखते हुए डर जाती है। सर, आप मुझे मारोगे तो नहीं ना? विक्रम फना को देखते हुए बोला। मैं तुम्हें क्यों मारूंगा, मेरा बच्चा? आप बहुत मारते हो सर, बहुत दर्द होता है। फना रोते हुए बोली। मैं आप पर हंसी थी, इस वजह से आप मुझे टॉर्चर तो नहीं करोगे ना? अगर आप चाहो तो मेरे साथ बिस्तर पर अपना बदला ले सकते हो, मैं अभी भी हूं यहाँ पर। मैंने कहा ना, आज की रात सिर्फ बातें होंगी, मेरा भोदू बच्चा। फना को इतना डरते हुए देखकर विक्रम उसे चुप करता है और फिर वो फना का हाथ पकड़कर वहां पर वॉक करने लगता है। चलो बेबी डॉल, मुझे बताओ तुमने क्या क्या किया इस 1 महीने में? तुम मुझे अपना पूरा डाइट बताओ। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी चर्बी कम हो गई है, जिससे फना की आंखें छोटी हो जाती हैं। ये कहना क्या चाहते हैं? फना का मुंह फूल जाता है। चर्बी कहाँ है मुझमें? इनकी आंखें खराब हैं। विक्रम ने फना के हाथ को पकड़ते हुए बोला। कल से तुम इंग्लिश क्लासेस जाओगी? तभी फना विक्रम को डायरेक्ट मना करते हुए बोली। लेकिन आपसे जुड़ी कोई भी चीज मुझे फ्री में नहीं चाहिए सर। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए आपसे, बस हमारा कांटेक्ट खत्म हो जाए और मैं आपसे आजादी चाहती हूँ। ये सुनकर विक्रम गुस्सा हो जाता है। मोटू बेबी डॉल! तभी फना डर जाती है और अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। उसे तो लगा था कि विक्रम एक बार फिर से उस पर हाथ उठा देगा। तुम इंग्लिश क्लासेस जाओगी और इसके लिए मैं तुम्हें पैसे दूंगा, मेरी मोटू। लेकिन क्यों सर, आप मुझे पैसे क्यों दोगे? मैं आपसे जुड़ी कोई भी चीज नहीं लेना चाहती। फना ने विक्रम को साफ मना कर दिया। इस पर विक्रम ने फना को वापस से अपनी गोद में उठा लिया और उसके पैरों को अपनी कमर पर लॉक करते हुए उसके होठों को चूम कर बोला। अभी तक गुस्सा है मेरा मोटू? कहा ना तुम्हें कि तुम्हें पैसे मिलेंगे? लेकिन मुझे नहीं चाहिए आपसे जुड़ी कोई भी चीज। आप उसके बाद वापस से मुझे मेरी औकात याद दिलाओगे। फना रोते हुए बोली। विक्रम फना के माथे को चूम कर बोला। तुम्हें पता है, ये घर देख रही हो तुम, ये घर नहीं महल है। इसे मैंने मिनट में खरीदा था, सिर्फ 3 मिनट में ये मेरा हो गया था। जिस चीज को देख लूं उसे मैं खरीद लेता हूँ। मैंने तुम्हें भी खरीद लिया जिस दिन तुम पर मेरी नजर पड़ी। आज तुम मेरी बाहों में हो। मुझे मालूम है कि मैं कुछ भी पा सकता हूँ। एक लड़की का बदन खरीद सकता हूँ और उसे जिंदगी भर के लिए खुद की औरत बनाकर रख सकता हूँ। विक्रम के शब्दों से फना को चुभन होती है और उसे फिर से ऐसा महसूस होता है कि जैसे विक्रम उसे वापस से उसकी औकात याद दिला रहा है। विक्रम ने फना का चेहरा ऊपर करते हुए उसके होठों को चूमते हुए कहा। जिस चीज को चाहा है, पा लिया है मैंने, वो चीज खुद ब खुद मेरे पास आ जाती है। तुम भी आज मेरी बाहों में हो, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है जैसे बहुत दूर हो। मैं तुम्हें समझ नहीं पाया कि तुम इतनी डिफरेंट और अनाइंग क्यों हो, मोटू बेबी डॉल। तुम मेरा प्यारा सा बच्चा हो, एक खरगोश जो छोटी छोटी बातों पर डर कर छिप जाता है, जिसके एक डांट में ही आंसू आ जाते हैं। मैंने उस औरत को भी खरीद लिया जिसे मैंने बिस्तर में इस्तेमाल किया था। फना सिर नीचे कर लेती है और उसके होंठ कांपने लगते हैं। विक्रम ने फना के बालों को सहलाते हुए कहा। तुम्हें पता है, मुझे तुम्हें ऐसे देखकर अच्छा नहीं लगता है मोटू। तुम बहुत भोदू हो, तुम्हारा कोई भी फायदा उठा सकता है। सर, आप मेरा फायदा ही उठाते हो। आपने मेरी मजबूरी का फायदा उठाकर मुझे खरीद लिया। आपके हिसाब से रहती हूँ मैं, आपको रात में खुश करती हूँ मैं। यही मेरी ड्यूटी है और मैं चाहती हूँ कि हमारा रिलेशनशिप प्रोफेशनल रहे। क्यों आप मेरे इतने करीब आते हैं? प्लीज मुझसे दूर हो जाइए, फना रोते हुए बोली। तभी विक्रम फना को अपने और नजदीक कर लेता है और उसे स्मेल करते हुए भारी लहजे में बोला। तुम्हें मालूम है, मोटू बेबी डॉल, अगर तुम मुझसे दूर जाने की कोशिश करोगी तो तुम्हारे पैर तोड़ दूंगा। मैं तुम्हारे पूरी जिंदगी व्हील चेयर पर बिताओगी, लेकिन मुझसे दूर नहीं जा पाओगी। ये सुनकर वो डर जाती है। विक्रम ने फना के गालों को प्यार से सहलाते हुए उसके गालों पर बाइट की। मेरा मोटू बेबी डॉल कहीं नहीं जा सकता।
अब उसे पूरी जिंदगी मेरे साथ ही रहना होगा, क्योंकि उसके बिना मुझे नींद नहीं आती है। मुझसे बात नहीं करती हो तो मैं बेचैन हो जाता हूँ। मुझे गुस्सा आता है, मैं इन इमोशंस को समझ नहीं पा रहा। लेकिन तुम जब से मेरी जिंदगी में आई हो, बहुत कुछ बदल सा गया है। मैं हार्टलेस हूँ। अभी तक तुम्हारी जगह कोई और होता तो मैं उसकी जान ले लेता, क्योंकि तुमने 3 बार मुझे धोखा दिया है। तुम्हें किसी और के साथ देखकर मैंने तुम्हें बख्श दिया है। इस बात पर मुझे खुद पर गुस्सा आता है। फना विक्रम के डरावने शब्द सुनती है तो उसकी रूह कांप जाती है। वही विक्रम फना को और करीब करते हुए उसके कान में बोला, जब तुम्हें मैंने डांस करते हुए देखा किसी और के साथ, उसी दिन तुम्हारा हाथ काट देता जब उसका हाथ तुम्हारी कमर पर था। तुम किसी और की गर्लफ्रेंड बन गई मेरी नाक के नीचे। तुमने किसी और की गर्लफ्रेंड बनकर पार्टी अटेंड की और उसके साथ डांस किया। उस दिन तुम्हारे पैर काट देता मैं, तो आज तुम चल नहीं पाती। तुम मेरा बच्चा हो, मैं तुम्हें लेकर पागल हूँ। मेरा मोटू मेरे पास ही रहेगा। फना विक्रम के लड़खड़ाते हुए शब्दों में छुपी चेतावनी को महसूस कर लेती है और विक्रम को कसकर पकड़ लेती है और उसका रोना निकल जाता है और वो फूट फूट कर उन्हें लगती है। मैंने तुम्हें खरीदा है, तुम मेरे लिए बेबी डॉल हो। मुझे नहीं पसंद कि मेरा बेबी डॉल किसी और के साथ दिखे। तुम्हें पता है तुम्हारा वो होटल मैनेजर कहाँ गया? अब वो तुम्हें कभी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि आपने क्या किया उसके साथ? फना डरते हुए बोली। तुम इतना क्यों उसके लिए फिक्रमंद हो रही हो, मोटू बेबी डॉल? विक्रम ने दांत पीसते हुए फना से सवाल किया। सर, आपने क्या किया उसके साथ? फना रोते हुए बोली। चुप हो जाओ मोटू बेबी डॉल, मैंने सिर्फ उसका ट्रांसफर करवा दिया है। वो होटल अब मेरा है। मुझे उसकी शक्ल नहीं पसंद थी, वो मैनेजर की शक्ल बेकार थी। ये सुनकर फना के पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। इस वजह से ही उसे वो मैनेजर दिखाई नहीं दे रहा था इतने दिनों से। मेरी मोटू बेबी डॉल को कॉफी पीना इतना ज्यादा पसंद है। शाम के टाइम वो 2 कप कॉफी पीती है। फना कुछ भी नहीं बोलती और अपनी नजरें नीचे कर लेती है। विक्रम फना को देखते हुए बोला, बेबी डॉल, तुम मोटू ही रहो। जब तुम मुझसे दूर भगाने की कोशिश करोगी, फिर तुम गिर जाओगी। फिर तुम्हारे पैर टूट जाएंगे और मैं उन्हें काट दूंगा। ये सुनकर फना डर जाती है और वही विक्रम हंसने लगता है। क्या हुआ, मेरा मोटू इतना डर गया कि होठों को एक बार फिर से चूम लेता है और उसे लेकर वॉक करने लगता है। तुम्हें पता है ये चांद कितना खूबसूरत है। मेरी मोटी बेबी डॉल इसमें और ज्यादा प्यारी लग रही है। विक्रम फना को दुलारता है तो दूसरे ही पल उसे डरने पर मजबूर कर देता है। फना विक्रम की ये साइड समझ नहीं पा रही थी। विक्रम फना को लेकर कमरे में आता है। उसके बाद वो अपनी मोटू बेबी डॉल को कंबल से ढक देता है। फिर विक्रम अपने कपड़े रिमूव करता है और अपनी मोटू बेबी डॉल के ऊपर आ जाता है। फना को लगता है कि विक्रम उसके साथ फिजिकल होगा, लेकिन वहीं विक्रम फना के कपड़े रिमूव करना शुरू करता है और उसके बदन को चूमते हुए उसके कपड़े निकाल के नीचे फेंक देता है। विक्रम फना को अपने ऊपर करता है और उसके पैरों को खरगोश की तरह खुद के पैरों में लॉक कर लेता है। विक्रम फना की चेस्ट पर अपना सिर रखता है और फिर बोला, मोटू बेबी डॉल, तुम्हें पता है कितने दिन हो गए हम दोनों ने बातें नहीं की। तुम आज के बाद कभी मुझसे गुस्सा नहीं होगी। फना विक्रम को छूती भी नहीं है तो विक्रम उसे और टाइट हग कर लेता है। विक्रम ने फना और अपने ऊपर कंबल डाल दिया था, क्योंकि बाहर ठंड हो रही थी। वो नहीं चाहता था कि उसके बेबी डॉल ठंड की वजह से बीमार हो जाए। मेरा भोदू बच्चा, फना के गालों के साथ विक्रम खेलने लगता है, जिससे फना इरिटेट होने लगती है और वो विक्रम के हाथ को दूर कर देती है। तुम आज के बाद मुझसे बातें करना बंद तो नहीं करोगी ना? जब फना का जवाब नहीं मिलता है तो विक्रम गुस्से से उसे डांटता है, तो फना डर जाती है और विक्रम से दूर हो जाती है। तभी विक्रम उसे अपने पास खींच लेता है और उसके चेस्ट पर सिर रखते हुए बोला, कहीं नहीं जाओगी तुम, समझी? कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझसे बात करना कभी बंद मत करना। आह सर, आप बहुत भारी हो, मुझे दुख रहा है। फना धीरे से बुदबुदाई। मोटू बेबी डॉल, तुम कमजोर हो गई हो। तभी विक्रम फना के वर्टिकल लिप्स को टच करता है और बोला,
और कमजोर भी हो गई हो। तुम्हारी बहुत जगह पर मांस कम होने लगा है। विक्रम का इशारा किस तरफ था, फना समझ जाती है और फिर वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। विक्रम भी फना को हक कर लेता है और उसके बाद दोनों ही सो जाते हैं। लेकिन आधी रात में अचानक से फना की नींद खुलती है और उसकी चीख निकल जाती है। मम्मा! फना की अचानक से चीख निकल जाती है। वो सामने देखती है तो विक्रम उसके सामने खड़ा था और उसके हाथ में हंटर था। उस हंटर को पकड़कर विक्रम फना को घूर रहा था। विक्रम की आंखें इतनी सर्द थीं कि फना के शरीर से उसकी रूह निकल जाती है। फना पीछे होने लगती है। वही विक्रम फना की चीख सुनकर अपने होश में आता है और अपना सर टेढ़ा कर फना को ऊपर से नीचे तक देखता है। विक्रम ने अपनी गर्दन सीधी की और फिर वो फना की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगता है, लेकिन कुछ बोलता नहीं है, जिससे फना रोना शुरू कर देती है। तभी विक्रम बेड पर घुटनों के बल बैठ जाता है और फिर फना को हंटर देते हुए बोला, मोटू बच्चा, तुम रो क्यों रहे हो? फना डर की वजह से आंखें बंद कर लेती है। विक्रम फना के गाल को छूता है तो फना एक बार फिर जोर से चिल्लाती है, मेरा मोटू, इतना डर क्यों रहा है? सर, आप मारोगे, फना ने रोते हुए कहा। तभी विक्रम ने धीरे से कहा, तुम चाहो तो मुझे इस हंटर से मार सकती हो। उस दिन मैंने तुम्हें मारा था, इस वजह से तुम गुस्सा हो गई थी ना? विक्रम जैसे ही अपने शब्द पूरा करता है, फना चुप हो जाती है। तभी उसकी नजर टेबल पर रखी उस अल्कोहल की बोतल पर जाती है, जो विक्रम ने पूरी खाली कर दी थी, जिससे फना को रियलाइज होता है कि विक्रम ने वापस से अल्कोहल पी है। इस वजह से वो वापस से बहकी बहकी बातें कर रहा है। विक्रम जैसे ही फना के सामने हंटर करता है, फना वापस से विक्रम से दूर हो जाती है। तभी विक्रम बोला, इससे डर लग रहा है मेरे बच्चे को। विक्रम उस हंटर को दूर फेंक देता है। अब ठीक है, चलो मेरे पास आओ। फना विक्रम का चेहरा देखती है। विक्रम फना को अपनी गोद में खींच लेता है। मेरा मोटू बच्चा, इतना डर क्यों जाता है? छोटी छोटी बातों पर रोना शुरू कर देता है। विक्रम फना को चुप कराता है और उसके होठों को चूम लेता है। फिर उसे लेकर वापस लेट जाता है। कोई बुरा सपना देखा। फना कुछ भी नहीं बोलती है। वो बस डर की वजह से कांपती रहती है, क्योंकि विक्रम नशे में कुछ भी कर सकता है उसके साथ। फना की तो रातों की नींद उड़ गई थी, लेकिन विक्रम उसे अपनी आगोश में ऐसे भरता है कि फना कब सो जाती है, उसे पता भी नहीं चलता है। फना विक्रम की तरफ अपनी पीठ कर लेती है। ये देखकर विक्रम वापस से बेचैन हो जाता है और फना को अपनी तरफ करते हुए उसके चेस्ट पर सिर रखकर बड़बड़ाते हुए बोला, मेरा मोटू बच्चा। अगली सुबह फना की नींद ठंड की वजह से खुलती है। वो खुद को दबा हुआ महसूस करती है, जिससे छटपटाते हुए उसकी आंखें खुल जाती हैं। फना की आंखें धीरे से खुल जाती हैं। वो विक्रम का चेहरा देखती है। इतने सामने से विक्रम का चेहरा देखकर फना का दिल धक से करता है। फना विक्रम को हिलाने की कोशिश करती है, लेकिन विक्रम की नींद खराब करने में भी उसे खौफ था, क्योंकि अब सुबह हो चुकी है और विक्रम नशे में नहीं होगा। कल रात तो विक्रम का बिहेवियर फना को डाइजेस्ट नहीं हो रहा था और आधी रात में विक्रम जो करने वाला था, उसके बाद तो फना समझ गई थी कि विक्रम वाकई में अपने होश में नहीं है। विक्रम ने कल रात अपनी मोटू से बहुत प्यारी प्यारी बातें की थी। फना सोच रही थी कि क्या विक्रम को कुछ याद होगा। अच्छा ही होगा विक्रम को याद ना हो, क्योंकि फना बिल्कुल भी इंग्लिश की क्लासेस में नहीं जाना चाहती थी। विक्रम फना के फेस पर अपना हाथ रखकर सो रहा था और उसने फना की कमर पर भी अपनी पकड़ मजबूत कर रखी थी। फना विक्रम की पीठ पर अपना हाथ रख लेती है, क्योंकि बहुत दर्द हो रहा था उसका हाथ, विक्रम के नीचे दबने की वजह से, और न जाने कब उसकी दोबारा नींद लग जाती है। उसे पता भी नहीं चलता है। उसके कुछ घंटे बाद विक्रम की नींद खुलती है। विक्रम की नजर फना के फेस पर गई। फना सोते हुए बहुत भोदू लग रही थी। विक्रम फना के बालों को उसके कान के पीछे करता है और फिर उसके होठों को लाइटली चूम लेता है। मोटू! विक्रम का सर बहुत दर्द कर रहा था। उसे याद आता है कि कल वो क्लब गया था और उसके बाद जब वो घर आया था, तब उसे थोड़ा बहुत याद था। कल रात क्या उसने और फना ने बातें करी थी? विक्रम को ज्यादा कुछ याद तो नहीं था,
पर इतना जरूर याद था कि कल रात को वो और फना दोनों बहुत करीब सोए थे। विक्रम धीरे से उठकर बैठ जाता है। उसके बाद वो अपनी मोटू बेबी डॉल को देखते हुए वापस से उसके ऊपर झुक जाता है और उसे जोर से हक कर लेता है, क्योंकि फना बहुत गर्म थी और बाहर बहुत ठंड। विक्रम फना के होठों से अपने होंठ जोड़ देता है और उसके होठों को चूमने लगता है और शक करने लगता है। विक्रम को टेस्ट आ रहा था, चॉकलेट का। फना विक्रम के किस करने से उठ जाती है और अपनी आंखें खोलते हुए अंगड़ाई लेने लगती है और विक्रम को खुद से दूर कर देती है। ये देखकर विक्रम की आंखें सर्द हो जाती हैं। विक्रम फना को बेड पर छोड़कर बाथरूम में चला जाता है। विक्रम की अग्रेसिव नेचर को महसूस करके फना समझ जाती है कि विक्रम अब पूरे होश में है। कल रात विक्रम उसे मेरा बच्चा कह रहा था। अच्छा हुआ कि अपने होश में आ गए। फना को वैसे भी पता था कि ये होना ही है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन 2 मिनट बाद विक्रम बाथरूम से बाहर आता है। फिर वो फना को दरवाजे पर खड़ा होकर घूरता है। विक्रम की तीखी नजरों से वो डर जाती है। फना विक्रम को देखते हुए धीरे से बोली, हूँ, कल तुम मेरा बच्चा कर रहे थे और अभी तो मुझे ऐसे घूर रहे हैं जैसे मेरी जान ले लेंगे। फना झट से खड़ी होती है और विक्रम के सामने से ही बाथरूम में घुस जाती है और दरवाजा लॉक कर लेती है अंदर से। कल रात फना को बहुत अच्छी नींद आई थी। पहली बार था कि विक्रम के साथ होते हुए वो इतना सुकून से सो पाई थी। शावर के नीचे उसके बदन पर जब पानी की बूंदें चमकने लगती हैं, तो फना को विक्रम के शब्द कान में गूंजने लगते हैं। कल रात विक्रम उसे कितना लाड़ प्यार कर रहा था और सुबह उठते ही सब कुछ एक पल में गायब हो गया। लेकिन विक्रम से कुछ बोलता नहीं है। थोड़ी देर बाद फना शावर लेकर बाहर आती है। उसने अपने बदन पर टॉवल लपेटा हुआ था। फना की नजर बेड पर रखे पेपर पर जाती है, जिसे देखकर वो एक पल के लिए नेगेटिव ही सोचती है। फना पेपर के पास आकर खड़ी हो जाती है। जब उस पेपर को पढ़ रही थी तो उसका मुंह बन जाता है, क्योंकि ये फॉर्म था जिसमें फना की डिटेल्स ऑलरेडी फील थी। इंग्लिश क्लासेस फना की आज से ही स्टार्ट हो रही थी। क्लास 11 बजे की थी। तभी पीछे से उसे विक्रम की कोल्ड वॉइस सुनाई देती है, तुम आज से ही क्लासेस ज्वाइन करोगी और एक भी क्लास तुम्हारी मिस नहीं होनी चाहिए। अगर मुझे कंप्लेंट आई तो उसके बाद तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। ड्राइवर तुम्हें ड्रॉप कर देगा और पिक भी ड्राइवर ही तुम्हें करेगा। अगर कभी लेट हो जाती हो तो मुझे कॉल करोगी। तभी फना विक्रम की तरफ पलटकर बोली, मुझे नहीं चाहिए, मैं आपका कोई एहसान नहीं चाहती हूँ। इसके बदले मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरी बॉडी तो मैं आपको पहले ही बेच चुकी हूँ। मेरे पास अब आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। फना इतना बोलकर चुप हो जाती है। वही विक्रम गुस्से से अपने दांत भींचता है। उसके बाद वो चलकर फना के पास आने लगता है, जिससे वो अपने कदम पीछे लेने लगती है और बेड पर गिर जाती है। विक्रम उसके पैरों के बीच में अपना हाथ रखता है और उसके ऊपर झुकते हुए गुस्से से बोला, तुम्हारी जुबान अब मुझे खटकने लगी है। जैसे ही मेरी पकड़ में आएगी, इसे काट दूंगा। जितना तुम्हें कहा जाए उतना करो। तुम्हारा छोटा सा दिमाग चलाने के लिए मैंने तुम्हें परमिशन नहीं दी है। इसके बदले तुम्हें पैसे मिलेंगे, समझ आया तुम्हें? ये तुम मेरा ही काम कर रही हो। लेकिन मैं आपका काम करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं नहीं जाना चाहती हूँ। आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते हैं। आपने मुझे खरीदा है सिर्फ और सिर्फ मेरी बॉडी के लिए, क्योंकि मैं आपकी रखैल हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो कहेंगे मैं वो करूँगी। मेरी जिम्मेदारी सिर्फ आपको खुश करना है। वैसे भी आप एक रखैल को इतनी सारी अपॉर्चुनिटी क्यों दे रहे हैं? मैं अपनी औकात अच्छे से जानती हूँ। आपको मुझ पर एहसान करने की जरूरत नहीं है। आप ऑलरेडी कर चुके हैं और ऐसा कुछ है नहीं जो मैं आपको आप बेच सकती हूँ, क्योंकि आप सब कुछ ले चुके हो पहले से ही। तभी विक्रम ने फना से कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर फना को मानो खून आ जाता है। अगर तुम चाहो तो मुझे अपनी कोख बेच सकती हो। विक्रम ने ये इतनी सीरियस टोन में कहा था कि फना डर जाती है। विक्रम की नजर फना के टमी पर थी। फना गुस्से से विक्रम को देखते हुए बोली, खबरदार,
बस बहुत हो गया। मैं यहाँ से जा रही हूँ। मुझे लगता है कि आप अभी भी नशे में है। कल रात का नशा भी आपके सर से उतरा नहीं है। मुझे इस मैटर पर कोई बात ही नहीं करनी है। वहीं विक्रम गुस्से में फना की गर्दन पकड़ लेता है। उसकी गर्दन को बेड पर दबाते हुए बोला, तुम्हें सुनाई दिया मैंने क्या कहा? मैं जो कह रहा हूँ वो करो। मतलब करो, समझी? फना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। विक्रम उससे उसकी बच्चेदानी यूट्रस को खरीदना चाहता है। ये कैसा पागलपन है? ये आदमी तो पूरा सनकी है। विक्रम ने फना के पेट को छूते हुए कहा, मुझे ये चाहिए। लेकिन क्यों चाहिए आपको ये? आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? फना ने गुस्से से कहा, क्योंकि वो अपना आपा खो बैठी थी। ये कैसा अजीब सा पागलपन और सनकीपन है? विक्रम ने फना की गर्दन को दबाते हुए उसके ऊपर झुक कर कहा, अगर तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती करूं, तो चुपचाप मुझे ये दे दो, या फिर जो मैं कह रहा हूं, आज से ही तुम इंग्लिश की क्लासेस को ज्वाइन करोगी। फना के होंठ कांपने लगते हैं और वो रोना शुरू कर देती है। नफरत करती हूं मैं आपसे। ये नफरत यूं ही बरकरार रहे, बेबी डॉल, क्योंकि तुम मेरी हो। विक्रम फना के पेट को न जाने क्यों घूर रहा था और फना भी ये महसूस कर रही थी। न जाने विक्रम के दिमाग में क्या चल रहा था। फना अपने पेट पर हाथ रख लेती है। आखिर विक्रम को हो क्या गया था? वो फना की बच्चेदानी यूट्रस को उससे खरीदना चाहता है। फना रोना शुरू कर देती है, लेकिन विक्रम का दिल पिघलता नहीं है। तुम्हारे पास ऑप्शन है, मोटू बेबी डॉल, तुम्हें सुनाई दिया मैंने क्या कहा? या तो तुम इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन करोगी, या फिर अपनी बच्चेदानी यूट्रस मुझे बेच दोगी। फना रोते हुए बोली, ओके, मैं क्लासेस ज्वाइन कर लूंगी। फना के हामी भरते ही विक्रम उसकी गर्दन छोड़ देता है और फिर उसके पेट पर अपने हाथ को रखते हुए बोला, वेरी गुड डिसीजन। विक्रम फना से पीछे हटता है और उसके बाद वो अपने शर्ट के बटन बंद करते हुए बोला, जल्दी से रेडी हो जाओ। फना अपने आंसू पोंछती है। उसके बाद विक्रम को देखकर धीरे से बोली, लेकिन मुझे होटल भी जाना है। तुम्हारी होटल की शिफ्ट मैंने 1 बजे के बाद फिक्स कर दी है और तुम 8 बजे तक अब काम कर सकती हो वहां पर। फना को रियलाइज होता है कि विक्रम ने पूरी तरीके से उसकी लाइफ को कंट्रोल करके रखा हुआ है। वो कुछ कर ही नहीं सकती अपनी मर्जी से। विक्रम फना को देखते हुए बोला, तुमने पैसों को क्या किया? तुम्हें सैलरी मिली थी ना? फना विक्रम को कोई जवाब नहीं देती है, तो विक्रम गुस्से से फना को आंख दिखाता है। इस पर फना धीरे से बोली, उसे मैंने सेव करके रखा है। विक्रम ने अपने बालों में हाथ फेरते हुए फना को तिरछी नजरों से देखते हुए कहा, हम। थोड़ी देर में फना रेडी हो जाती है। विक्रम फना को देखकर गुस्से से बोला, तुम्हें इतना रेडी होने के लिए किसने कहा था? क्या दिखाने के लिए जा रही हो वहां पर? फना डर जाती है। विक्रम फना के बालों को पकड़ लेता है, जिससे फना को लगता है कि विक्रम उसे मारने वाला है। फना अपनी आंखें बंद कर लेती है, तो विक्रम उसके बालों का बन बना देता है। तुम्हें पता है ना, तुम्हें किसी भी लड़के से बात नहीं करनी है। अगर मैंने तुम्हारे आसपास किसी को देख लिया, तो उसके बाद तुम्हारे साथ क्या होगा कि तुम जानती हो। मुझे वापस अपने शब्दों को रिपीट करना नहीं पसंद है। विक्रम की धमकी और चेतावनी को फना समझ जाती है और वो अपना सिर हाँ में हिला देती है। उसके बाद दोनों कार में बैठते हैं और फिर विक्रम फना को लेकर केंद्र के अंदर इंटर होता है। फना की आंखें चौड़,